भारतीय क्रिकेट का वो किला जिसे जिसे पिछले 25 सालों से कोई भेद नहीं पाया था, वो किला अब ढह गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2-0 की टेस्ट सीरीज में हार, और ये कोई करीबी हार नहीं थी। गुवाहाटी में तो 408 रनों की रिकॉर्ड शिकस्त मिली। ये आंकड़े सुनने में भी अजीब लगते हैं ना? बिल्कुल, यकीन करना मुश्किल है। आज हमारे पास ब्रेकिंग द फोर्ट्रेस शो का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है, और हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। वो कौन सी दरारें थीं जिनकी वजह से ये अजय दिखने वाला किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बिल्कुल, और जब हम इन दरारों को देखना शुरू करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। मीडिया में भले ही तेज गेंदबाजी या बैटिंग कोलैप्स की बड़ी बड़ी बातें हो रही हों, हाँ, वही सब हेडलाइंस में था। लेकिन इस सीरीज की असली कहानी एक ऐसे गेंदबाज ने लिखी है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। एक दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर, साइमन हार्मर। और यहीं पर ऑथर पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। भारतीय बल्लेबाज जिन्हें हम स्पिन खेलने के शहंशाह मानते हैं, जो अश्विन और जडेजा को नेट्स में खेलकर बड़े हुए हैं, वो अपने ही घर में अपनी ही बनाई पिचों पर एक विदेशी स्पिनर के सामने ही ऐसे कैसे बेबस हो गए। चलिए इस गुत्थी को जरा गहराई से समझते हैं। ये तो सबसे बड़ी विडंबना है ना? हम दशकों से स्पिन वाली पिचें इसीलिए तो बनाते आए हैं कि विरोधी टीम को फंसाएंगे, उनके बल्लेबाजों को घुमाएंगे। लेकिन इस बार तो लगता है कि हमने गड्ढा खोदा दूसरों के लिए और उसमें खुद ही गिर गए। अपना ही दाव उल्टा पड़ गया पूरी तरह से। और साइमन हार्मर ने जिस तरह से इसका फायदा उठाया वो देखने लायक था। आंकड़े देखिए, सिर्फ 2 मैचों में 17 विकेट। 17 विकेट, हाँ, और औसत सिर्फ 8.94 का। ये अविश्वसनीय है। आपको अंदाजा दिलाने के लिए बता दूं, साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज, यहां तक कि महान डेल स्टेन भी भारत में आकर कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। हार्मर ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की, आप कह सकती हैं, आत्मा को चोट पहुंचाई है। पर सवाल वही है, कैसे? विश्लेषण में एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि भारतीय बल्लेबाज जम गए थे, फ्रोज। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या वो डर गए थे या कोई तकनीकी गड़बड़ थी? ये डर और तकनीक का एक मिला जुला कॉकटेल था। जम जाने का मतलब है कि जब गेंद हाथ से छूटती थी तो बल्लेबाजों के पैर सीमेंट की तरह जमीन पर जम जाते थे, कोई फुटवर्क नहीं। अच्छा। आप सोचिए, गेंद पिच पर गिरती है, बल्लेबाज को लगता है कि वो तेजी से घूमेगी, वो उसके लिए खेलने जाता है और गेंद सीधी निकल जाती है, पैर अपनी जगह जमे रह जाते हैं। नतीजा LBW या बोल्ड। ओहो। यही इस पूरी सीरीज की कहानी थी। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि कई विकेट उन गेंदों पर गिरे जो घूमी ही नहीं। बल्लेबाज स्पिन के खौफ में सीधी गेंद खेल ही नहीं पाए। एग्जैक्टली। ये कि हार्मर उनके दिमाग में घुस गए थे, वो गेंद से ज्यादा अपनी साख से विकेट ले रहे थे। पर ये कमजोरी अचानक तो नहीं आई होगी। ये तो वही खिलाड़ी हैं जो IPL में दुनिया भर के स्पिनरों की धुनाई करते हैं। और यहीं से हम इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। विश्लेषण इस कमजोरी को सीधे सीधे T20 क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव से जोड़ता है। देखिए, T20 की मानसिकता क्या है? पहली गेंद से मारो, बाउंड्री ढूंढो, क्रीज पर टिकने के बारे में उतना नहीं सोचना है। हाँ, इंटेंट दिखाना है। बिल्कुल। जबकि टेस्ट क्रिकेट ठीक इसका उल्टा है। यहाँ धैर्य, तकनीक और गेंदबाज को थकाने की कला का इम्तिहान होता है। तो आप कह रही हैं कि हम T20 में चौके छक्के लगाने की इतनी आदत डाल चुके हैं कि अब गेंद घूमने पर डिफेंस करना ही भूल गए। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। विश्लेषण में कहा गया है कि टीम में वो द्रविड़ जैसा धैर्य, वो जो ड्रेविड ग्रिट था, वो सिरे से गायब है। वो कला जिसमें आप एक पूरा सेशन निकाल देते हैं और रन भले ही ना बने पर आप अपना विकेट नहीं देते। हाँ, वो देखने को नहीं मिलती। हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 20 ओवर के खेल के लिए तो एकदम तैयार हैं, लेकिन जब टेस्ट मैच के तीसरे दिन पिच से धूल उड़ रही हो, तब जिस संयम की जरूरत होती है वो नजर नहीं आता। T20 में आप ज्यादातर फ्रंट फुट पर खेलते हैं, जबकि स्पिन खेलने के लिए आपको क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना पड़ता है, बैकफुट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही बात है। ये एक मानसिकता की समस्या है जो धीरे धीरे पूरे बैटिंग स्ट्रक्चर में फैल गई है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या आज के तेज तर्रार क्रिकेट के जमाने में द्रविड़ जैसा खिलाड़ी टीम में फिट भी हो सकता है? क्या टीम मैनेजमेंट या फैंस ऐसे खिलाड़ी को पसंद करेंगे जो बहुत धीमी बल्लेबाजी करता हो? ये बहुत अच्छा सवाल है और शायद यही इस दुविधा का केंद्र है। आक्रामकता और इंटेंट आज के क्रिकेट के, कह सकते हैं, फैशन वाले शब्द बन गए हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट की नींव
हमेशा मजबूत डिफेंस और स्थिरता पर टिकी होती है। बिल्कुल। आप आक्रामक होकर 1 या 2 मैच जीत सकते हैं, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो मुश्किल हालात में टिक सकें। और इस टीम में उस एंकर की कमी साफ तौर पे नजर आई। और इस एंकर की कमी सबसे ज्यादा तो नंबर 3 की पोजीशन पर खली है। विश्लेषण कहता है कि चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद वो जगह एक झूले की तरह बन गई है, कैरोसेल। हाँ, कोई आता है, कुछ मैच खेलता है और फिर चला जाता है। कोई टिक ही नहीं पा रहा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शायद इस पूरी हार का सबसे बड़ा कारण यही है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 का बल्लेबाज सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं होता, वो टीम की रीढ़ की हड्डी होता है। सही। उसका काम है नई गेंद की चमक को पुराना करना, शुरुआती झटकों को झेलना और मिडिल ऑर्डर के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना। वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इस विश्लेषण में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का जिक्र है। कहा गया है कि जब ये लय में होते हैं तो इनके शॉट देखने लायक होते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है या गेंद घूमने लगती है तो इनकी तकनीक की कमियां सामने आ जाती हैं। हाँ, क्योंकि उनकी भूमिका साफ नहीं है। क्या वो आक्रमण करने वाले खिलाड़ी हैं या पारी को संभालने वाले हैं? इस उलझन में वो बीच में ही फंस जाते हैं। आप इस सीरीज का पैटर्न देखिए। हर बार जब भारतीय पारी धई, उसकी शुरुआत टॉप ऑर्डर से ही हुई, खासकर नंबर 3 के आउट होने के बाद। हर बार एक मैच में स्कोर 95 रन पर 1 विकेट था, सब कुछ ठीक लग रहा था, और अचानक 122 पर 7 हो गया। अरे बाप रे! ये बार बार हुआ। 30 पर 4 या 55 पर 6 जैसे स्कोर आम लगने लगे थे, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो एक छोर पर लंगर डाल सके। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, कि टीम को शायद एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो 120 गेंदों में बदसूरत 35 रन बना सके। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, बदसूरत 35 रन। हाँ, बदसूरत 35 रन। पर शायद यही वो कड़वी दवाई है जिसकी टीम को सख्त जरूरत है। बिल्कुल। ये ग्लैमरस नहीं है, इसके हाइलाइट्स नहीं बनेंगे, लेकिन यही वो रन्स हैं जो टेस्ट मैच जिताते हैं। इससे एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि टीम को नंबर 3 पे क्या चाहिए, स्थिरता या आक्रामकता। इस विश्लेषण का तर्क साफ है कि एक स्पेशलिस्ट दबाव झेलने वाले बल्लेबाज के बिना भारत में हर स्पिनिंग ट्रैक एक रूले के खेल जैसा बन जाएगा। मतलब एक जुए जैसा। हाँ, आप हर मैच में टॉस की तरह दाव लगाएंगे, कभी चलेगा कभी नहीं। आप निश्चितता के साथ मैदान पर नहीं उतर सकते। तो ये सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं है, इसका असर तो बहुत दूर तक जाएगा, है ना? विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि 2020 के बाद से ही घरेलू मैदान पर भारत के प्रदर्शन में वो पहले जैसा दबदबा नहीं दिख रहा है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं, खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मतलब WTC के नजरिए से। इस हार के बाद भारत WTC की अंक तालिका में सीधे 5वें स्थान पर लुढ़क गया है। 5वें पे? जी। उसका जीत प्रतिशत अब 50% से भी कम, सिर्फ 48.15% रह गया है। 9 मैचों में 4 जीत और 4 हार। ये आंकड़े उस टीम के लिए हैं जो घर पर हारना भूल गई थी। और दक्षिण अफ्रीका? दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका इस जीत से छलांग लगाकर 75% के साथ टॉप 2 में पहुंच गया है। अरे बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दौर अब गया जब हम घर पर सीरीज जीत कर WTC फाइनल के लिए और लगभग ऑटो क्वालिफाई कर जाते थे। वो सुविधा अब खत्म हो गई है। वो आराम का जोन, वो कुशन अब नहीं रहा। अब अगर WTC फाइनल का सपना पूरा करना है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे मुश्किल देशों में जाकर सीरीज जीतनी ही होगी, जो कि इस बल्लेबाजी को देखते हुए बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। हमारा किला, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत था, अब हमारी सबसे बड़ी चिंता बन गया है। विश्लेषण में एक बहुत ही चुभने वाली बात कही गई है। वो कहते हैं कि भारत का आभामंडल टूट गया है। वो ऑरा जो था, वो खौफ जो विदेशी टीमों के मन में भारत आने से पहले होता था कि यहाँ तो स्पिन से बचना मुमकिन नहीं है, वो अब खत्म हो गया है। अब टीमें यहाँ ये सोचकर आती हैं कि हम भारत को स्पिन पर ही हरा सकते हैं। ये मानसिकता में 180 डिग्री का बदलाव है। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। पहली टीमें सोचती थी कि भारत में स्पिन से कैसे बचें, अब वो सोचते हैं कि भारत को स्पिन से कैसे हराएं। सही। विश्लेषण में गौतम गंभीर के नजरिए का भी जिक्र है। वो मानते हैं कि टीम में अनुभव की कमी है और ये एक बदलाव का दौर है। लेकिन वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि 95 पर 1 से ढह जाना सिर्फ अनुभवहीनता नहीं है, ये एक मानसिक कमजोरी है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं तो 3 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। सही। पहली, साइमन हार्मर की स्पिन ने हमारी बल्लेबाजी की तकनीकी खामियों को पूरे दुनिया के सामने ला के रख दिया है, जिसे अब हम अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरी बात, नंबर 3 जैसी अहम पोजीशन पर एक भरोसेमंद एंकर का ना होना टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, जो बार बार बैटिंग कोलैप्स की वजह बन रहा है। सही। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, WTC फाइनल का रास्ता अब कांटों भरा हो गया है, क्योंकि हमारा घरेलू किला अब हमारी गारंटी नहीं रहा। हाँ, रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। इस विश्लेषण का आखिरी संदेश भी बिल्कुल साफ है। BCCI और टीम मैनेजमेंट को अब T20 के ग्लैमरस सितारों से आगे देखना होगा। उन्हें ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढना, तराशना और प्राथमिकता देनी होगी जो रेड बॉल क्रिकेट के असली योद्धा हैं, जो क्रीज पर टिकना जानते हैं। बिल्कुल। ये कोई 1-2 मैच की समस्या नहीं है, ये गहरी समस्या है जिसका समाधान तुरंत ढूंढना होगा। इसमें एक और दिलचस्प ऐतिहासिक समानता का जिक्र है। ये हमें 2012 में ले जाता है। अच्छा, इंग्लैंड वाली सीरीज। हाँ, जब इंग्लैंड ने भारत को घर पर हराया था। उस सीरीज में ग्रीम स्वॉन और मॉन्टी पेनेसन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उस हार को भी स्पिन के मिथक को तोड़ने वाली हार कहा गया था। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास ने एक पूरा चक्कर लगाया है और हम फिर वहीं खड़े हैं। लेकिन इस बार दांव पर शायद और भी बहुत कुछ लगा है। सही बात है। ये सारी बातें हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। क्या भारत का ये तथाकथित किला वाकई चट्टान पर बना था, या ये हमेशा से घूमती हुई रेत पर खड़ा था, जो बस एक सही और ताकतवर लहर का इंतजार कर रहा था अपनी कमजोर नींव को दुनिया के सामने लाने के लिए?